बंगाल के राज्यपाल दिल्ली आ चुके हैं। दिल्ली में बंगाल के राज्यपाल की गृह मंत्री अमित शाह से मीटिंग हो रही है, हो सकती है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से वो मिल सकते हैं। और ये सारा घटनाक्रम जितनी तेजी से हो रहा है, उसमें कई लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या बंगाल में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग सकता है? क्योंकि सेंटिमेंट तो यह दिखा रहा है कि बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। कई लोग राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कर भी रहे हैं। ऐसे माहौल में बंगाल के गवर्नर का दिल्ली में आना, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए आना, यह बड़ी बात है। और इसी को लेकर कहा जा रहा है कि क्या बंगाल में कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले बंगाल के गवर्नर ने ममता सरकार पर डायरेक्ट अटैक किया और कहा कि बंगाल महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं रह गया है। सुनिए बंगाल के गवर्नर को एक बार। Bengal is not a place safe for women. Bengal has failed its women, not Bengal society. The present government of Bengal has failed the women folk. Bengal should again be brought back to its pristine glory, where women had their own respectable place in society. That has been lost. They are scared. They are scared of gundas. This has been created by a government which is insensitive to this issue. बंगाल के गवर्नर जो कह रहे हैं, ये बहुत अहम बातें हैं। महिलाओं के लिए बंगाल सुरक्षित नहीं है। बंगाल की सरकार इनसेंसिटिव है, वो लोगों की बातें शायद समझ नहीं रही। और गवर्नर का ये कहना कि भाई बंगाल महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है, सीधा सीधा मतलब लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया। लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया तो राष्ट्रपति शासन लगने के लिए जमीन तो यही होती है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर फेल है, एक जमीन ये भी होती है। और गवर्नर ही सिफारिश करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर खत्म है बॉस, यहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। तो राष्ट्रपति के बयान के, माफ कीजिएगा, राज्यपाल के बयान के कई बहुत अहम मायने हैं। लेकिन क्या राष्ट्रपति शासन लग सकता है? क्या ग्राउंड कोलकाता में दिख रहा है? पहले राष्ट्रपति शासन में क्या हुआ था जब लगा था? यह सब आज आपको बताऊंगा। क्योंकि कोलकाता कांड के बाद सब यही कह रहे हैं कि बंगाल में कानून व्यवस्था का यह कैसा हाल है। एक तो अस्पताल जैसी जगह में लेडी डॉक्टर का रेप और मर्डर, फिर उसी अस्पताल में गुंडे घुसकर तोड़फोड़ कर देते हैं। ऐसे में लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब इतनी खराब हालत है तो फिर राष्ट्रपति शासन लग क्यों नहीं रहा? इसके बारे में आपको डिटेल में आगे बताऊंगा कि किन हालात में राष्ट्रपति शासन लगता है। लेकिन पहले यह देखना जरूरी है कि बंगाल में चल क्या रहा है। क्यों लोगों को लग रहा है कि राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए? क्यों वहां बड़े बड़े लोगों पर सवाल उठ रहे हैं, जिनमें दो अहम कैरेक्टर ऐसे हैं जिनको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इनमें से एक कैरेक्टर है आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष। घटना के बाद संदीप घोष की भूमिका पर लगातार सवाल उठे हैं। संदीप घोष पर ममता की मेहरबानी को लेकर भी सवाल उठे हैं। दूसरा अहम किरदार है कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल, जिनके काम करने के तरीके को लेकर सवाल उठ रहा है। पीड़ित परिवार के लोगों के साथ टीएमसी के सांसद भी कमिश्नर पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। और ये दोनों बहुत अहम किरदार हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल के बारे में। रेप और मर्डर कांड के बाद से ही कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल चर्चा में। कमिश्नर के काम करने के तरीकों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। और यह सवाल हम नहीं बल्कि खुद तृणमूल कांग्रेस के सांसद उठा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुखेंदु शेखर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए कोलकाता रेप और मर्डर कांड पर कुछ सवाल खड़े किए। टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर ने लिखा कि जांच के लिए पुलिस कमिश्नर और पूर्व प्रिंसिपल को कस्टडी में लेकर पूछताछ करना जरूरी है। पूछताछ से पता चलेगा कि आत्महत्या की कहानी किसने फैलाई, सेमिनार हॉल की दीवार किसने गिरवाई, आरोपी संजय रॉय को इतना ताकतवर किसने बनाया, क्यों 3 दिन बाद स्निफर डॉग का इस्तेमाल हुआ। इस तरह के सैकड़ों सवाल हैं जिसके जवाब इन दोनों लोगों से लेने चाहिए, ये टीएमसी के सांसद कह रहे हैं। टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर ने जो बात कही उसे बंगाल में कहने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, क्योंकि बंगाल में कहा यही जाता है कि ममता बनर्जी और उनकी सरकार या पुलिस के खिलाफ बोलने का मतलब बहुत बड़ा रिस्क ले लेना है। लेकिन कोलकाता कांड में जिस तरह की बातें सामने आई उसमें हर कोई तो चुप नहीं रह सकता, फिर चाहे वो ममता बनर्जी की पार्टी का ही क्यों ना हो। सुखेंदु शेखर जैसे नेता भी होते हैं जो हर रिस्क को समझकर भी खुलकर बोल रहे हैं। और ये रिस्क क्या है, ये तुरंत दिख भी गया, क्योंकि सुखेंदु शेखर ने कमिश्नर पर सवाल उठाए तो फौरन नोटिस आ गया।
सुखेंदु शेखर को अपनी गिरफ्तारी का डर है, इसलिए सुखेंदु शेखर ने कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख कर लिया है। इससे पहले टीएमसी नेता शांतनु सेन ने भी कोलकाता रेप और मर्डर को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ लिखा था, तो टीएमसी ने शांतनु सेन को प्रवक्ता पद से हटा दिया। यह तो बंगाल का हाल है बॉस, कि पब्लिक सेंटिमेंट के साथ नेता जा रहा है तो उस पर एक्शन हो जा रहा है। किसी को गिरफ्तारी का डर है, किसी को एक्शन का डर है, और ये लोग नरेंद्र मोदी को तानाशाह बताते हैं बॉस। लेकिन कितने लोगों को चुप करवा लिया जाएगा? कोई सुखेंदु शेखर बोले या ना बोले, कोई आम आदमी बोले ना बोले, वो माता पिता तो हर हाल में बोलेंगे ना। जिनकी बेटी के साथ ऐसा हुआ उनको भी चुप करवा दीजिएगा क्या? जिनकी बेटी छीन ली गई वो क्या चुप रहेंगे माता पिता? उनको किस बात का डर? उन्होंने तो सब कुछ खो दिया वाला हिसाब है। पुलिस कमिश्नर और आरजी कर मेडिकल कॉलेज पर ऐसे ही सवाल पीड़ित डॉक्टर का परिवार भी उठा रहा है। पीड़िता की मां ने तो बड़ा आरोप लगाया है कि किस तरह से घटना के बाद अस्पताल प्रशासन ने पूरे मामले को अलग ही एंगल देने की कोशिश की थी। पीड़िता की मां का कहना है कि पहले हमें अस्पताल से फोन आया कि आपकी बेटी बीमार है, इसके बाद फोन कट गया। फिर हमने अस्पताल फोन किया और पूछा क्या हुआ, तो हमें अस्पताल आने के लिए कहा। फोन करने वाले ने खुद को असिस्टेंट सुपर बताया और कहा कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। हमारी बेटी गुरुवार को ड्यूटी पर गई थी, हमें शुक्रवार को सुबह 10:53 पर यह फोन आया। जब हम वहां पहुंचे तो हमें उसे देखने नहीं दिया गया। 10:53 पे फोन आया, ये लोग पहुंचे और 3 बजे दोपहर तक इन लोगों को बेटी को देखने नहीं दिया गया। पीड़िता की मां ने कहा कि पुलिस कमिश्नर ने हमारे साथ बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया। पुलिस कमिश्नर ने बस जल्द से जल्द मामले को दबाने की कोशिश की, ये पीड़िता की मां कह रही है। उनकी कोशिश थी कि जल्द से जल्द पोस्टमार्टम करवाकर शव को हटाया जाए। ये सारी बातें पीड़ित डॉक्टर की मां कह रही हैं और ये सारी बातें हैरान करने वाली हैं, क्योंकि ये सारी बातें अलग अलग स्तर पर लोग भी कह रहे हैं। उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले सुनिए कि पीड़िता के परिवार की मांग क्या है और उनकी मांग क्या रही। একজন ধরা পড়েছে, ওকে তো আমি মনেই করছি না, ও ভেতরের লোক না থাকলে বাইরের ও কি করে জানলো আমার মেয়ে ওখানে আছে। পুরো ডিপার্টমেন্ট মনে হচ্ছে দায়ী এর জন্য, ভিতরের লোক বলতে আমি পুরো ডিপার্টমেন্টকেই বলছি। একটু ভালো কাজ করেনি, এমনকি এখন আমাদের সিএম যাতে প্রতিবাদটা বন্ধ করার চেষ্টা করছেন। আমার মনে হচ্ছে আজকে 144 ধারা জারি করে দিয়েছেন এখানে, যাতে মানুষ প্রতিবাদ করতে না পারে। पीड़िता की मां आरोप लगा रही है मुख्यमंत्री पर कि धारा 144 लगाकर प्रदर्शन करने से लोगों को रोकने का प्रयास कर रही है मुख्यमंत्री। और क्या गंभीर प्रश्न उठेंगे भाई किसी राज्य की सरकार पर, जिसके बाद राष्ट्रपति शासन लगाने पर विचार किया जाएगा, ये लोग पूछ रहे हैं। पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल की जो चर्चा हो रही है, तो आपको यह भी बताता हूं कि विनीत गोयल का बैकग्राउंड क्या है। विनीत गोयल 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और दिसंबर 2021 में कोलकाता पुलिस कमिश्नर बने थे। विनीत गोयल को सीएम ममता बनर्जी का करीबी माना जाता है। कमिश्नर बनने से पहले कोलकाता पुलिस में कई महत्वपूर्ण पोस्ट पर काम कर चुके हैं। इसी साल जून में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विनीत गोयल के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की। पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल पर राजभवन की छवि खराब करने का आरोप है। रेप और मर्डर कांड के बाद कोलकाता पुलिस कमिश्नर पर लापरवाही के भी आरोप लग रहे हैं। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई हिंसा और तोड़फोड़ के बाद पुलिस कमिश्नर ने मीडिया पर ही आरोप लगा दिया था कि मिस इंफॉर्मेशन और गलत कैंपेन से माहौल बिगड़ा।